हेलो एवरीवन। आज हमारे बीच आनंद राज हैं जिन्होंने अभी बीपीएससी ए 2000 जो 22 में जो एग्जामिनेशन हुआ था, जो एडवर्टीजमेंट नंबर था बीपीएससी ए 012019, राइट? ये ना आनंद। तो इस जो जिसमें अच्छे से इन्होंने एक गुड रैंक के साथ बीपीएससी जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में एग्जामिनेशन दिया था। तो बीसीडी में इनका जो ज्वाइनिंग हुआ रिसेंट में शायद आई थिंक ज्वाइनिंग हुआ ना। तो इन्होंने एक अच्छे गुड मार्क्स से इनको क्वालिफाई किया और अभी रिसेंट में ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में है। तो आज आनंद जी आपसे बच्चे लोग का बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे हमारे बीच में कि जो दो दो सत्र मतलब जो Yes, sir. 19-20 में जो वैकेंसी मतलब जो एग्जामिनेशन हुए थे Yes. और 2021-22 में जो वैकेंसी हुई है, तो इस बीच में दोनों में क्या सिलेबस में डिफरेंस रहे हैं और इस मैटर पे हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ क्या एलिजिबिलिटी है, क्या पैटर्न चेंज हुए हैं या फिर क्या सैलरी होंगे या फिर क्या स्ट्रेटजी होगा, हर पॉइंट पे हम लोग वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये बात करना चाहेंगे कि 2-17 और 1-19 या फिर जो 8-20 था या 7-20 था, 7-20 तो 7-20 की ये वैकेंसी में क्या डिफरेंस है, इससे थोड़ा सा ये आप एलोबरेट कर सकते हैं। 2-17 सर वो सिविल का था। 2-17 मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल भी थे अलग से। अच्छा, हाँ, उसमें 1-17 या फिर वैसा कुछ करके एडवर्टाइजमेंट था हो सकता है। जो सिविल का तो था तो मतलब सिलेबस तो सबका सेम है, बट एग्जाम पैटर्न में डिफरेंस आया है 2-17 और 1-19 में। अच्छा, सिलेबस सेम सारे है। सेम है। 2-17 में कन्वेंशनल पेपर्स भी थे। ओके। जैसे पहले प्री हुए थे, प्री में जो क्वालिफाई किए हैं उसके बाद मेंस हुए। 10 टाइम्स स्टूडेंट को कॉल किया गया था, फिर अच्छा। मेंस लिया गया। ओके। मेंस में आपको ऑब्जेक्टिव नेचर के भी थे हाँ, और कन्वेंशनल पेपर भी थे। कन्वेंशनल भी नेचर के। जैसे कि हिंदी इंग्लिश ऑब्जेक्टिव थे, वो इस 19 में भी रह गए। ओके। फिर उसके बाद पेपर 4, पेपर 3, पेपर 5, पेपर 6 ये सब ऑब्जेक्टिव भी थे और टेक्निकल पेपर सारे कन्वेंशनल भी साथ में कन्वेंशनल भी थे। ओके। और इसके बाद मेंस क्वालिफाई करना 2.5 टाइम्स या 3 टाइम्स स्टूडेंट को फिर से इंटरव्यू के लिए कॉल करा गया था। अच्छा जी, ओल्ड पैटर्न चल रहा और है। जो 2-17 में था। ओके। बट जो 1-19 वाला जो पेपर हुआ है हम लोग का, इसमें एक तो प्री एग्जाम नहीं था, ओके। एक इंटरव्यू भी इसमें से हटा दिया गया था। ओके, मतलब ये वन स्टेप एग्जाम हाँ, कर दिया। क्योंकि टाइम ड्यूरेशन बहुत लंबा चला जाता था, पेपर होने के बाद रिजल्ट आने में काफी लंबा टाइम लग जाता था। ओके। तो उस चीज को सॉर्ट करने के लिए कुछ पैटर्न में एग्जामिनेशन पैटर्न में दरअसल चेंज किया गया, ठीक है, ताकि चीजों को फास्ट किया जा सके। ओके। तो मतलब ओवरऑल देखा जाए तो 1-19 जो अभी अभी अपकमिंग जो अभी करंट में जो वैकेंसी है बीपीएससी की असिस्टेंट इंजीनियर के लिए, तो ये जो वैकेंसी है इसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड एग्जामिनेशंस हो रहे हैं। वन स्टेप सिंगल स्टेप हाँ, कह सकते हैं आप सिंगल स्टेज, वो मल्टीपल ओके। पेपर्स ले लेते क्या हैं। पैटर्न है अभी? आई थिंक टोटल 6 पेपर होते हैं जिसमें पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 1 आपका हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज पेपर रहेगा। पेपर 2 फिर वही इंग्लिश होगा या फिर हिंदी होगा। ओके, लैंग्वेज पेपर होगा। पेपर 1, पेपर 2 ये दोनों वेरी पेपर 3 आपका जीएस हो जाता है, जनरल स्टडी सेक्शन हो गया। पेपर 4 जनरल इंजीनियरिंग हो जाता है। पेपर 5 आपका पेपर सिविल इंजीनियरिंग है। हाँ, पेपर 1 जिसको कह लेते हैं हम लोग सिविल इंजीनियरिंग है, और पेपर 6 फिर सिविल इंजीनियरिंग है पार्ट 2। ओके। ओवरऑल टोटल 6 पेपर में क्लासिफाई किया गया, जिसमें टेक्निकल आप बोल सकते हैं। पेपर 1 पेपर 2 के सर मार्क्स ऐड नहीं होते हैं। अच्छा, ये मेरिट में नहीं ऐड होते हैं, बट उसमें आपको क्वालिफाई करना कंपलसरी है। अगर आप उसमें क्वालिफाई नहीं करेंगे तो फिर आपका सिलेक्शन नेक्स्ट आगे का पेपर चेक ही नहीं होगा। अच्छा, आगे कॉपी चेक नहीं, जैसे मैं एक बताया जाता या फिर चेक होगा भी तो फिर आप मेरिट लिस्ट में नहीं रहेंगे, मतलब आपका रिजल्ट नहीं होगा। वो मैंडेटरी है, उसको पास करना कंपलसरी है कि आपको पेपर 1 और पेपर 2 में पास करना है। मतलब वो शायद आई थिंक 30% मार्क्स लाने होते हैं सर। हाँ, 30-33 आई थिंक ऐसा ही कुछ है। अच्छा, 30 या 33 मतलब 100 मार्क्स के जो ऑब्जेक्टिव पेपर होंगे हिंदी और इंग्लिश का, उसमें आपको 33 या 34 के नंबर के अप्रॉक्स में लाना होता है। देन इसके बाद आपका मेरिट 400 मार्क्स में बनना है। मेरिट 400 मार्क्स में बनना है, जो कि आपका कंप्राइज होगा पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5 एंड पेपर 6। पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6, यानी पेपर 3 जनरल स्टडीज सेक्शन, जनरल स्टडीज हो गया, पेपर 4 जनरल इंजीनियरिंग, और पेपर 5, 6 टेक्निकल पेपर हो गया, जो आपका सिविल के लिए, मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल, राइट? ओके। तो इस पेपर को जो आप अटेम्प्ट किए थे, मतलब आप में ये पूरा 6 पेपर एक दिन में होता है या फिर 2 दिन में होते हैं? जनरली जो अभी एग्जाम हम लोग का हुआ था तो एक दिन में 2 पेपर ले रहे थे। एक दिन में यानी कि पेपर 1, पेपर 2, देन पेपर 3, पेपर 4 एंड एट द एंड पेपर 5, पेपर 6। ओके। 3 डेज में, मतलब 3 डेज एग्जाम। हाँ, 2 सिटिंग में टाइम है, मतलब ठीक है, 1 घंटे के ड्यूरेशंस है। एक घंटे में एक पेपर। अच्छा, बीच में थोड़ा सा ब्रेक है, फिर उसके बाद फिर सेकंड पेपर। मतलब लगातार था, मतलब बीच में 15-20 मिनट आधे हाफ कितने आवर भी ब्रेक थे? आई थिंक हाफ एन आवर या 1 आवर, सही कुछ ऐसा हाफ एन आवर या फिर 1 आवर का कुछ मिनट में ब्रेक। ओके।
1 आवर होता है। तो मतलब ओवरऑल सिलेक्शन जो है 400 मार्क्स में सिलेक्शन है। 400 मार्क्स में आपको मेरिट लिस्ट बनेगा। लेकिन पेपर 1 पेपर 2 कोई बहुत इजी नहीं लेना है। इंग्लिश का पेपर अच्छे लेवल का पूछता है। हाँ, आई थिंक आपके बैचमेट भी हाँ, एक हमारे फ्रेंड थे जो इसी कोचिंग में, वो भी टेस्ट देते थे, हम लोग साथ में देते थे टेस्ट। अच्छा। काफी अच्छे मार्क्स थे उनके, बट अनफॉर्चुनेटली उसके इंग्लिश में मार्क्स थोड़े डाउन हुए। आई थिंक 28 मार्क्स के आसपास आया था, तो उसका कॉपी आई थी कि चेक नहीं हुआ था उनका। वो क्वालिफाइड था, इनफैक्ट जनरल से क्वालिफाइड होता वो, अच्छे रैंक के साथ होता अगर उसका मेरिट आता तो। बट लेकिन इंग्लिश की वजह से उसका मेरिट नहीं बन पाया। ओके। तो ओवरऑल इसमें 400 मार्क्स में क्या मतलब क्या अप्रोक्सीमेट लग रहा है कि बच्चे लोग को क्या मार्क्स आना चाहिए जिसमें सिलेक्शन मेरा प्योर शॉर्ट हो जाए, ऐसा कुछ आपको लग रहा है? मतलब तो या फिर आपका क्या क्या मार्क्स रहा था इसमें जो आपका ओवरऑल? मेरा तो 300 मार्क्स है 400 में। 300 मार्क्स, गुड, दैट इज गुड मार्क्स, बहुत अच्छा मार्क्स है। 75% आप ला रहे हैं, बहुत अच्छा मार्क्स। किसी भी एग्जामिनेशन में आप 75% ला रहे हैं तब तो वाकई में बहुत ही अच्छी बात है। क्या मतलब किस रेंज तक मतलब बच्चे लोग लाए, मतलब जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं? पहले तो ऐसा था कि कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज को वेटेज वाला कोई मामला नहीं था हम लोग के टाइम पर। इनफैक्ट जब हम लोग का रिजल्ट आया था, जब हम लोग का ज्वाइनिंग होना था, उसी टाइम पे हम लोग के ऊपर स्टे लगा था। कॉन्ट्रेक्चुअल कोर्ट में केस किए थे। उसके बाद कोर्ट में केस चला और फिर एट द एंड गवर्नमेंट ने उन लोगों को वेटेज देने का फैसला किया। तो 25% पर ईयर और एट द मैक्सिमम 25% पर ईयर उन लोगों को मिलता है। तो पहले और अब में कंपटीशन थोड़ा चेंज हुआ, क्योंकि अब सेम प्लेटफॉर्म की लड़ाई रही नहीं गई। हाँ, एक बच्चा बहुत पढ़ने वाला है, ठीक है, आप सपोज कीजिए कि एक स्टूडेंट जो फ्रेशर है, कॉलेज से निकला है, 2-3 साल ना तैयारी करा है, कोई जॉब नहीं किया वो, और वो एग्जाम दे रहा है। और एक जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज है जिसके पास में 4 साल का अगर एक्सपीरियंस है और वो एग्जाम दे रहा है, दोनों का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा का डिफरेंस इसमें क्रिएट होगा। बिल्कुल। जैसे कि ये तो आई थिंक इस पे केस भी चल रहा है, ये चेंज भी होने वाला है। 400 में अगर 400 मार्क्स पे स्कोर करते हैं, तो आपको 75 मार्क्स मिलने वाले हैं। अगर आप फ्रेशर हैं तो। और 25 मार्क्स रिजर्व किए गए हैं एक्सपीरियंस के लिए। अब कोई उधर से अगर एक्सपीरियंस वाला है कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज, तो अगर सपोज उसके पास 4 साल का एक्सपीरियंस है, तो उसको 25 में 20 मार्क्स मिलेंगे एक्सपीरियंस बेसिस पे। और फिर रिटर्न में जो मार्क्स बेसिस पे उनका सिलेक्शन उस बेसिस पे होगा। तो कंपटीशन अब पहले और अब में थोड़ा डिफरेंस आया है इस वजह से। लेकिन एक बात ये भी है आनंद जी, जैसा हमें पता है कि मतलब अब तो लिमिटेड शायद वो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय बचे हैं, जैसा हम मतलब जो डेटा बता लिमिटेड है, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करेंगे आपके एग्जाम्स को, ये बात भी सही है कि ऐसा वो मास वैकेंसी आती है, मतलब 400 500 600 तो उतना इम्पैक्टफुल नहीं होगा। नहीं, इम्पैक्टफुल अगर 100-200 वैकेंसी में तो भी बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं होगा ये चीज। होगा तो जो थोड़े बहुत पेनिट्रेट करेंगे, जो बाउंड्री लाइन पे जो स्टूडेंट हैं उनके साथ हमेशा दिक्कत रहेगा। हाँ, ये बात है, जो डायरेक्टली बाउंड्री लाइन पे है इस साल जो तो मतलब जस्ट क्वालिफाई किए हैं अपने कैटेगरी से या फिर यूआर कैटेगरी से, कुछ भी, अगर वो बाउंड्री पे हैं तो उनके साथ प्रॉब्लम है। अगर सपोज कि 10 बच्चे भी अगर घुस रहे हैं अगर मतलब वेटेज लेकर के, तो ऑब्वियस उनके मार्क्स आपसे रिटर्न में बहुत कम है, फिर भी एक्सपीरियंस बेसिस पे वो बेनिफिट मिलेगा और आपके मार्क्स होते हुए भी आप बाहर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप टारगेट अच्छे मार्क्स का करते हैं तो कोई इशू नहीं है, तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाला। मतलब ओवरऑल मार्क्स पे थोड़ा इम्पैक्टफुल होगा, भले ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड है, लेकिन यहाँ पे आई थिंक एक्यूरेसी ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड है, इसीलिए यहाँ पे मार्क्स को अच्छा गेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। विद रिस्पेक्ट टू बात सही है कि कन्वेंशनल पेपर में आपके पास बहुत स्कोप होता है लीड करने का पेपर को। ठीक है, बहुत डिफरेंट एस्पेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत डिफरेंट एरिया से होते हैं। कन्वेंशनल पेपर में हर किसी का स्किल अलग अलग होता है क्वेश्चन राइटिंग का, तो वहाँ पे आपके पास में बहुत अलग अलग स्कोप होते हैं मार्क्स को अटेंड करने के। बट जब पेपर ऑब्जेक्टिव होता है, हर किसी के लिए सिमिलर अपॉर्चुनिटी है और वो जनरली जो मिड रेंज के जो क्वेश्चन होते हैं हर अच्छे स्टूडेंट्स को लगाते ही लगाते हैं। जिनका भी सिलेक्शन होना है या फिर जो उस लाइन में है वो लगाएंगे उस क्वेश्चन। अगर आपसे वो क्वेश्चन छूटते हैं तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, बहुत फाइन गैप हो जाता है ऑब्जेक्टिव में। तो एक्यूरेसी यहाँ पे बहुत मैटर करता है, बहुत ही ज्यादा। इनफैक्ट आप
का नॉलेज तो चाहिए ही हाँ किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, हम्म। बट इस टाइप के पेपर में आपका एक्यूरेसी बहुत जरूरी है। ओके मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिसको हम पर्सनली जानते हैं, ठीक। नाम नहीं लेंगे, आप भी जानते हैं सर उनको। हम समझ रहे हैं कुछ वो marks से सिर्फ एक मार्क्स से रहे हैं अपने हाँ, एक्यूरेसी की वजह से आज वो बाहर हुए हैं। बबल करने में गलती हो गया, एग्जाम में क्वेश्चन मल्टीपल थॉट्स आ गए कि ये नहीं, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, क्योंकि आपके पास टाइम कम है ना। जो सबसे मेन चीज है, 1 घंटा आपको मिला है 50 क्वेश्चन करने, वो आपके लिए 1 घंटा नहीं है। हाँ 1 घंटे में आपका उसी 1 घंटा में आपका सिग्नेचर होना है, बबल करना है, आयरिश होना है। आयरिश एक बहुत हेक्टिक चीज है, अच्छा आईडी वेरिफिकेशन के लिए आप वेरिफिकेशन में वो आपका टाइम लेगा, हाँ, उसमें वो टाइम लेगा। वो टाइम कंज्यूमिंग है। और अब वो सारा ये चीज सब process आपका पहले नहीं होता है नहीं, मतलब during ये जब- सारा प्रोसेस आपका During बेल लगने के बाद स्टार्ट होता है Okay. जनरली। कहीं किसी सेंटर पे थोड़े 5 मिनट पहले से स्टार्ट होते हैं, लेकिन हर स्टूडेंट उसका बेनिफिट नहीं मिल पाता है। Okay, हम समझ गए। अगर सपोज की कोई फर्स्ट रो से अगर स्टार्ट हुआ, लास्ट रो तक आते आते आपका पेपर करने का टाइम स्टार्ट हो गया, वो इम्पैक्टफुल होगा बिल्कुल। और तो वो माइंड थोड़ा सा disturb आपका होता तो है। एक तो वहां पे 5 मिनट गया, हाँ। बबल करने के लिए आपका फिर थोड़ा सा टाइम नहीं, 5 मिनट तो नहीं लगता। अगर आपकी फिर- एक्यूरेसी है तो आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं वहां पे, बट अगर नहीं है तो फिर वहां भी गया आपका 5 मिनट। Okay. जब से बेल लगता है वार्निंग बेल, तब से आप एक अंदर से जो पैनिक सिचुएशन आता है, डिफिकल्ट क्वेश्चन को आप नहीं कर पाते हैं। ये एक ये फैक्ट है ये फैक्ट है। इसमें देखिए इफेक्टिव टाइम को देखना है हमें। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो टाइम है 1 घंटा, ये आपके लिए इफेक्टिव नहीं है ना। नहीं वो आपके लिए इफेक्टिव कब होगा, जब आप उसको इफेक्टिव बनाएंगे। और उसको इफेक्टिव बनाने के लिए आपको मल्टीपल टेस्ट देने पड़ेंगे बार बार, ताकि आप उस लास्ट मोमेंट तक यूटिलाइज कर सकें, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। आपका 10 से 15 मिनट जाएगा, आपके लिए पेपर 1 घंटे का नहीं होगा, वो घट के 45 मिनट का आ जाएगा। ओवरऑल बच्चे को प्रिपरेशन करना चाहिए, मतलब 45 मिनट का आएगा। अब आप ये समझ लीजिए कि एक क्वेश्चन पे आपका 1 मिनट भी नहीं है, और आपके पास अगर मल्टीपल थॉट्स आ रहे हैं, 5 क्वेश्चन पे भी अगर आ गए हैं 50 में, तो थोड़ा मुश्किल है। फिर बहुत मुश्किल है। Okay. और जो क्वेश्चन टफ है वो तो सबके लिए टफ है ही, वो तो इन जनरल हर कोई उनको उसको छोड़ रहा है। जो उसको भी कर रहा है तो वो रैंक 1 वही लोग जाता है एट द एंड, लीड करता है। जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन जो इजी क्वेश्चन है वहां भी अगर आपसे सिली मिस्टेक्स हो गए या फिर बबल करने में कोई गड़बड़ी हो गया, आउट ऑफ तो ये सब इस टाइप के एग्जाम में एकदम परमिसिबल नहीं है। Okay. आपसे अगर गलत बबल हो रहा है या फिर मल्टीपल थॉट्स किसी छोटे से आईएस कोड पे आ रहा है कि नहीं, सपोज की कैम्बर का ही क्वेश्चन है, लो रेनफॉल एरिया हाई रेनफॉल एरिया में क्या कितने % कैम्पर देते हैं, किस टाइप का रोड है, तो इस सब को इस टाइप के क्वेश्चंस में मल्टीपल थॉट होना कोई बड़ी बात नहीं है। Okay. डाटा तो आपके पास सारा है। अब आप एग्जाम में हैं तो मल्टीपल थॉट्स क्यों आते हैं, क्योंकि आप डरे हुए होते हैं कि हमें सिलेक्शन चाहिए, साल भर आदमी इंतजार करता है। वही अगर आपको बोला जाए ना कि आज ये एग्जाम नहीं है, नॉर्मल डे, आप सही मार के आएंगे क्वेश्चन को, लेकिन प्रेशर में आप गलत है, आपको लगेगा कि ये है फर्स्ट राउंड सही गया, फिर लगेगा कि यार कहीं ऐसा तो नहीं ऐसा होगा, और फिर आप वहां पे गलती कर जाते। ये होता है, ये एक ह्यूमन नेचर है। आप इसको दूर करने के लिए प्रैक्टिस से इसको दूर कर सकते हैं, और ये ऑन एन एवरेज मेरे ख्याल से हर किसी के साथ होता है। बिल्कुल झेड़ सी बात होता है। और इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर टैलेंट नहीं है। आज जो बाउंड्री के इस साइड है, जिसका सिलेक्शन हो गया है, फिर जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास में नॉलेज नहीं है। कहीं ना कहीं उसके पास हम मेरे से या जिसका सिलेक्शन हम देख रहे हैं उनसे कहीं ज्यादा नॉलेज है। तो कमी कहाँ रहा, कमी बस वो एग्जामिनेशन के दिन वो जो 1 घंटा में जो सारे क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना, एक भी सिली मिस्टेक्स नहीं होना, सही बबल फिल कर लेना, यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। इस चीज के लिए क्या मतलब करना चाहिए, या फिर आपने किस तरह से हमने क्या जैसे कि अब हमेशा तो टेस्ट सीरीज हम भी नहीं देते थे। Okay. ये कमी रहा था और इस चीज को नहीं समझ पाते थे। लगता था कि नॉलेज मोर देन इनफ है, पढ़ रहे हैं तो हो ही जाएगा। टेस्ट वगैरह ज्यादा नहीं देते थे बट उतना सीरियसली नहीं लेते थे चीजों को। जब यूपीपीएससी जब थोड़े से मार्क्स से रह गया, बीपीएससी का इंटरव्यू भी दिए थे, यूपीपीएससी का भी एई का इंटरव्यू दिए थे हम लास्ट टाइम। कितना 3 मार्क्स रहा था ना आपका? आई थिंक 3 मार्क्स से आपका रह गया था। ओके। बीपीएससी इंटरव्यू भी दिए थे आप इंटरव्यू, जेपीएससी का भी इंटरव्यू दिया था मैंने। अच्छा। तो वो भी थोड़े से ही मार्क्स से रहा था। तो आपको ओवरऑल एक चीज लगा कि एक्चुअली में कमी कहाँ रह रहा है। मल्टीपल टाइम रिवीजन कर चुके हैं, सारा चीज आ रहा है, क्वेश्चंस लगा रहे हैं, रूम पे सही जा रहा है। अब देख रहे हैं ना, जब आपको पता लगता है कि सिर्फ एक क्वेश्चन की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप सोच रहे हैं कि यहाँ तो 4-5 क्वेश्चंस ऐसे थे जो मैंने फ्री फोकट के गलत कर दिए।
बताइए 4-5 अब क्वेश्चन मतलब आपके 6 पेपर हो रहे हैं सर, पेपर 1 2 3 4 5 6, 2 पेपर को हटा लीजिए, कम, ठीक है, पेपर 3 4 5 6 3 4 5 6 के तो मार्क्स ऐड होने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप पर पेपर एक क्वेश्चन को ले लेते हैं अगर सिली मिस्टेक्स में, मिनिमम एकदम एकदम मिनिमम मान के चलिए, तो एक क्वेश्चन अगर आप लेते हैं तो 4 पेपर का 4 क्वेश्चन, 4 मल्टीप्लाई टू 8 मार्क्स, 8 मार्क्स में सर रैंक 1 टू लास्ट कर जाएगा आदमी, मतलब लास्ट नहीं करेगा बट मिड टू एंड है, मिड टू एंड है, यस मिड टू एंड है, आपका खेल खत्म हो गया। अब यदि लास्ट में भी तो आने वाले ये मेजर डिफरेंस है कन्वेंशनल जब पेपर होता है उसमें और एक ऑब्जेक्टिव में। लोगों को लगता है ऑब्जेक्टिव पेपर बहुत आसान है, बट ये आपके एक्यूरेसी को चैलेंज करता है। आपको बहुत ज्यादा आपको अपने एक्यूरेसी पे काम करना पड़ेगा, नहीं तो आप हर चीज आता हुआ आप गेम से बाहर हो जाएंगे, आप गेम में नहीं आ पाएंगे। एक्यूरेसी बहुत ज्यादा मैटर करता है। अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को जब हम टेस्ट दे रहे थे यहाँ पर, फॉर्मुलेटर में हमेशा दिए और मुझे लग रहा है कि हम हमेशा रैंक 1 रहे फॉर्मुलेटर में, जितना भी टेस्ट दिए। उसमें आपका रहा है, तो उसमें एक दो लड़के और थे जिनका सिलेक्शन सबका सिलेक्शन हो गया और एट द एंड अभी भी मेरा रैंक बहुत अच्छा है। अगर कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज को मेरे से ऊपर जो है ऑलमोस्ट सब कॉन्ट्रैक्ट 300 मार्क्स तो आपको मतलब आई थिंक सबसे टॉपर मतलब टॉप लिस्ट में अभी मेरा रैंक 7 है। अगर ये वेटेज, क्योंकि हम लोग में वेटेज ऐड कर दिया गया, रिजल्ट रिवाइज हुआ, रिवाइज नहीं हुआ होता तो मोस्ट प्रोबेबली रैंक 2 हुआ, रैंक 2 होता। ओके, मतलब ये 300 सबसे हाईएस्ट मार्क्स कितने गए? 302 के सबसे नहीं, हाईएस्ट तो रैंक 1 के गए हैं, बट उनको वेटेज के अकॉर्डिंग उनको 5 इयर्स का वेटेज है, 5 इयर्स का वेटेज मतलब मिला हुआ है। रैंक 2 को बहुत कम मार्क्स का वेटेज है। ओके, मतलब इस तरह से वेटेज है, ठीक है, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया तो जाहिर वो गवर्नमेंट पॉलिसी है, वो तो सही, अब जो है वो उसको मानना ही पड़ेगा उस चीज को। उसमें कोई बाकी आई थिंक इस मैटर पे केस भी चल रहा है, केस चल रहा है अभी भी, केस आई थिंक है। हम लोग भी केस लड़े थे, हार गए, हाई कोर्ट में आ रहे थे हम लोग केस, उसके बाद जाकर के ये सब चल रहा है मैटर शायद, आई थिंक। हाँ, क्योंकि जब रिजल्ट रिवाइज हुआ तो हम लोग के ग्रुप से आई थिंक 25-26 स्टूडेंट्स रिवाइज रिजल्ट में बाहर हो गए। एक हमारे एक स्टूडेंट भी शायद यहाँ का भी है, हाँ, जिन्होंने कोचिंग के ही जिनका था रिजल्ट जो वो भी बाहर हो गए। तो जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज जो इन किए, जिनका लिस्ट में नाम नहीं था, वो लोग रैंकर हुए हैं इसमें आकर के, तो वो तो ऑब्वियस जो जितने लोग बाउंड्री पर थे वो सब लिस्ट से बाहर हो, मतलब 25-26 कैंडिडेट के अप्रॉक्सीमेट बाहर हुए। ओके, दैट्स ये खबर है कहीं ना कहीं। ओके, और इसमें जिसमें आपने एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए मेनली आप टेस्ट सीरीज वगैरह अटेम्प्ट किए? टेस्ट सीरीज दिए, मल्टीपल टाइम्स चीजों को रिवाइज करा, घर पे भी अगर क्वेश्चंस बनाते थे तो उसको टेस्ट की तरह ही ट्रीट करते थे। अच्छा, रिवीजन वगैरह किए तो मतलब एक टाइम फॉर्मेट बना करके ही काम को करते थे कि हाँ इतने टाइम में मुझे इतने क्वेश्चंस करने हैं। क्योंकि वहाँ 1 घंटे के अंदर परफॉर्म करना है तो वो डायरेक्ट एग्जाम में बैठ के नहीं कर सकते हैं, वो आपको करना ही पड़ेगा। घर पे प्रैक्टिस कीजिए, टेस्ट में अपने आप को चेक कीजिए कि हम कहाँ तक जा पा रहे हैं, फिर अपने आप को एनालाइज कीजिए, फिर से नेक्स्ट टेस्ट में फिर से अपने आप को सुधारिए। कि देखिए इसमें क्या होता है ना कि जैसे पेपर 3, 4, 5, 6 जो पेपर है, इसमें मेजर बच्चे का टेक्निकल पेपर बहुत जगह से पढ़े होते हैं, मतलब बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है वहां से पढ़े होते हैं। मार बच्चे लोग पेपर 3 एंड पेपर 4 में खा जाते हैं। और इंजीनियरिंग की स्ट्रीम से हम मानते हैं कि पेपर 3 में हम लोग का एक लिमिटेशन है, यार मतलब 40 मार्क्स, 50 मार्क्स, 60 मार्क्स, 60, 70 मार्क्स, 60 से अब जाने में थोड़ा बहुत ज्यादा मशक्कत है। 70 अबव तो बहुत मतलब बहुत रेयर है, लेकिन 60 प्लस भी लाना आपको मेहनत करना पड़ेगा। अच्छे एफर्ट लगाने होंगे आपको 60 प्लस भी जाने के लिए, क्योंकि वो हमारा एरिया नहीं है। हाँ, वो एरिया नहीं है, और जो जनरल स्टडीज का एरिया नहीं है तो उतना तो नहीं है, मतलब 60 आप उम्मीद कर सकते हैं। और जिनका वो अगर एरिया है तो उनका पेपर 5 या पेपर 6 में भी डाउन हो जाए। बिल्कुल, तो मतलब ठीक है, तो पेपर 3 में बहुत ज्यादा स्कोर करना थोड़ा सा टफ है। ठीक है, अगर किन्हीं का पेपर 3 अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है। ये उनके लिए प्लस पॉइंट है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट परफॉर्म नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा, लिमिटेड स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट है जो बीपीएससी के भी कंबाइंड सर्विसेज में भी बैठते हैं, वहाँ भी सिलेक्शन लेते हैं, यहाँ भी लेते हैं। तो उनका जाता है, कुछ लोग मेरे भी जानने में जो कंबाइंड में भी हुए हैं और इधर भी हुआ उनके, तो मतलब उनके हैं। लेकिन आमतौर पे हम जनरल बात करें अगर स्टूडेंट की, इन जनरल स्टूडेंट की अगर हम बात करें तो उनका पेपर 3 डाउन रहता है।
पेपर 3 डाउन रखते हैं। और यहाँ पर आप अगर डेली बेसिस पे अगर थोड़ा सा टाइम निकाल रहे हैं पेपर 3 के लिए, और निकालना चाहिए, तब जाकर के आप एक एवरेज मार्क्स ला पाएंगे। और कम से कम वो एक जो 60% का जो रेंज है वो टच रहे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि टेक्निकल में आपके पास में ना बहुत ज्यादा गैप नहीं है आगे बढ़ने का। टेक्निकल में आप बहुत ज्यादा लीड नहीं ले पाएंगे टेक्निकल में। 300 में 250 250 मैक्सिमम है। अगर 200 का अपना ओरिजिनल टेक्निकल है, और जनरल इंजीनियरिंग में तो मैकेनिकल पार्ट और इलेक्ट्रिकल पार्ट जो हमारा कोर्स सिविल इंजीनियरिंग है, पेपर 5 है, पेपर 6, उसमें आप बहुत ज्यादा लीड नहीं ले पाएंगे। ये फैक्ट है। उसमें आप मुश्किल से 170 मैक्सिमम है, वो मतलब ब्रीच करने के लिए 170 80 मार्क्स एक पेपर में बहुत अच्छे, 80% मार्क्स एक पेपर में, पेपर 5 पेपर अच्छे मार्क्स हैं, बहुत अच्छे मार्क्स हैं। 80% मार्क्स बहुत अच्छे, यानी कि 160 मार्क्स आउट ऑफ 200। यस, काफी अच्छे मार्क्स हो गए ये। ओके, इधर 160 में आप काउंट करते हैं, इधर आप पेपर 3 से काउंट करते हैं, यदि 60 नंबर तो 210 हुए। और अब रही बात पेपर 4 की बात, मतलब जनरल इंजीनियरिंग वाला सेक्शन। पेपर 4 मैनेज करना ये आपके ऊपर बहुत मैटर करता है, कि आप इसको किस तरीके से मैनेज करते हैं। तो पेपर 4 में एक पार्ट तो ठीक है आपका टेक्निकल, एक पार्ट तो आपका टेक्निकल है, जैसे सिविल इंजीनियरिंग है, या फिर मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल। 2 पेपर आपको तैयार करना पड़ेगा। अगर एज ए सिविल स्टूडेंट है आप, तो आपका सिविल पार्ट ओके है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल आपको तैयार करना पड़ेगा। ये आप सोच कर जाएं कि आपका इलेक्ट्रिकल जैसे कभी-कभी हम लोग के टाइम पे नहीं पूछा। हाँ, जो पहले था उसमें 1-19 में क्वेश्चन नहीं के 1 या 2 क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल से पूछे, नहीं के बराबर पूछे। लेकिन यही 217 का पेपर आप उठाएंगे, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है इलेक्ट्रिकल के। तो 217 टाइम में मेरा सारा इलेक्ट्रिकल गलती हुआ था, ऑलमोस्ट मेरे 1-2 क्वेश्चन सही हुए थे। तो जब भी क्वेश्चन देखते थे कि इतने कम मार्क्स से छूटा है, तो इलेक्ट्रिकल ध्यान में आता था। तो इस बार हम इलेक्ट्रिकल आपने तो इलेक्ट्रिकल बहुत अच्छा किया, पूरा किया से ही पूरा इलेक्ट्रिकल कंप्लीट करा था, मतलब टॉप टू बॉटम हर चीज सर से किया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1-2 ही क्वेश्चन शायद पूछे थे, ज्यादा नहीं पूछे। लेकिन अफसोस नहीं हुआ कि चलो उसमें तो और भी अच्छे मार्क्स होते, और भी अच्छे मार्क्स मैं लीड करता उसमें, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत करा था। नहीं, अगर लेकिन आप इस भरोसे नहीं चल सकते ना एग्जाम में कि बिल्कुल नहीं पूछेगा। अगर पूछ दिया और आपका प्रिपरेशन नहीं है, तो आपका तो यहाँ तो हर साल एग्जाम होना नहीं है। यहाँ का रेशियो तो मतलब 2-3 साल में एक बार पेपर में होना है, नॉर्मल गैप है, वो रहता है। तो आप एक मतलब इस भरोसे से कि नहीं पूछता है, नहीं पूछेगा, तो आप तैयार रहिए, अगर पूछ दिया तो फिर बाहर है, आपका क्या होगा, सिलेक्शन नहीं होगा फिर। तो हर सिलेबस के एक पॉइंट को, किसी सब्जेक्ट को या किसी भी टॉपिक को छोड़ के आप एग्जाम में नहीं बैठ सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव नेचर का जो पेपर होता है, इसके साथ जितना ही पेपर ये आपको आसान दिखता है, ये अपने साथ उतना ही ज्यादा रिस्क भी है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है। अगर आप कोई भी चीज को छोड़ के पहुंचे और वो पूछ दिया, तो इतना मानकर चलिए कि अगर सपोज 50,000 बच्चा फॉर्म भरा है ना सर, तो 1,000 बच्चा तो जरूर ऐसा होगा, या 2,000 बच्चा पूरा कवर करके जो पूरा कवर करके आया होगा, एक टॉपिक जितना सिलेबस में है। ये मानकर चलिए 100% कॉम्पिटिशन आपका 50,000 से नहीं है, वही 1-2,000 का बच्चा, वही 2,000 बच्चे से है, और वो मोर देन इनफ पे सिलेक्शन लेने के लिए, पूरा सीट को फुल करने के लिए। अब वहां पे फिर खेल होगा पूरा एक्यूरेसी का। फिर से हम एक्यूरेसी पे आ गए, बार बार इसलिए फोकस करते हैं कि यहाँ तक हम मानकर चल रहे हैं ना कि अब जो एग्जाम होगा, और जिस तरह से वैकेंसी इतना रुका हुआ है, हर जगह पे इतना कम वैकेंसी है, तो बच्चे बहुत दिन से यहाँ रुके हुए हैं एग्जाम के लिए। बिल्कुल, ये फैक्ट है। आज की डेट में ऑन एन एवरेज एक बच्चा कम से कम 20 टाइम्स गुप्ता ESE लगा चुका है। हम जब खुद 19 देने के लिए गए थे, तो मोर देन 20 टाइम्स लगा चुके थे गुप्ता ESE एंड टेस्ट सीरीज। बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी, मुझे याद था, डाटा याद था मुझे। जब टेस्ट में यहाँ पे भी टेस्ट न्यूमेरिकल का याद था मुझे डाटा। यूपीपीएससी का एग्जाम देने गया था, स्ट्रक्चर से एक क्वेश्चन था, अगर उसे मैं सॉल्व करने जाता, सीरियसली बताऊं सर, मुझे 20 मिनट्स लगते कम से कम। आर्क का क्वेश्चन था, उस पे ट्रेन का था, और एक सेक्शन पे निकालना था मुझे। 31.25 आज मुझे आंसर याद है, मुझे याद था। समझ लीजिए, सॉल्व नहीं करूंगा मैं उसे। किस लेवल की प्रिपरेशन है? लाना ही पड़ेगा। अगर आपको हर क्वेश्चन पे सोचना पड़ेगा एग्जाम में, तो एग्जाम नहीं निकलेगा। आप सोचिए, आपके पास में 4-5 क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जिसपे आपको सोचना है, तो ठीक है। अगर आप हर क्वेश्चन पे सोच रहे हैं, तो फिर मुश्किल है। आपका पूरा क्वेश्चन का प्रिपरेशन रूम पे ही हो जाना चाहिए। मोर देन 70% क्वेश्चन आपका रूम पे
हो जाना चाहिए, मतलब एग्जाम में क्वेश्चन देखे और आंसर टिक कर दिए, नो मल्टीपल थॉट्स, ये होगा तो होगा, नहीं तो नहीं। एक्यूरेसी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये जो पैटर्न है इसमें एक्यूरेसी बहुत मैटर करता है, एक्यूरेसी बहुत मैटर करता है। और बबल करना अभी क्या है कि बहुत लोग ऑफलाइन टेस्ट ऑनलाइन टेस्ट देते हैं, ठीक है? हाँ, ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट का क्या बहुत मेजर डिफरेंस है, ह्यूज डिफरेंस है इसका। तो ऑनलाइन इफेक्टिव नहीं है? नहीं, इफेक्टिव की बात नहीं कर, नॉलेज के पर्पज से तो सब टेस्ट इफेक्टिव है, okay. लेकिन टेस्ट सीरीज आप अगर आप दे रहे हैं ना, तो ये मत चलिए कि ये जो टेस्ट में पूछ रहा है यही एग्जाम में पूछेगा, टेस्ट सीरीज कभी उसके लिए होता ही नहीं है। ये डिफरेंस तो पहले समझना चाहिए। ये फैक्ट है, ये फैक्ट। टेस्ट सीरीज कभी उसके लिए नहीं है कि ये जो क्वेश्चन हमको क्या टेस्ट में पूछा जा रहा है यही मेरे एग्जाम में आएगा, नहीं, वो उसके लिए नहीं है। ये इसके लिए है कि आप इस 1 घंटे में कैसे टैकल करते हैं उस क्वेश्चन को, किस तरीके से लेते हैं। किसी क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ है, आप उस पे उलझ गए क्वेश्चन पे, आपके सारे क्वेश्चन छूट गए, तो आपको एक लेसन मिलेगा कि कोई क्वेश्चन अगर ऐसा आता है जिसमें हम उलझ रहे हैं तो उसको छोड़ देना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, एक क्वेश्चन छूट भी जाएगा तो आपका सिलेक्शन कहीं नहीं रुकने वाला, दिक्कत नहीं है, आप आगे कवर कर सकते हैं मल्टीपल पेपर से। अब किसी एक क्वेश्चन में रुक गए, आप 5 मिनट गवा दिए उसमें, तो आपका सिलेक्शन तो फिक्स है, क्या नहीं होने वाला, नहीं होने वाला, बाहर है आप बाहर हैं, फिर आप गेम से बाहर हैं। आप एक क्वेश्चन में तो टेस्टरी, आप ये चीज टेस्टरी से सीखेंगे, 2-4 अटपटान क्वेश्चन होते हैं, वो हर जगह होता है। हम लोग भी टेस्टरी से कुछ बच्चे सब चिल्लाते थे, सर ऐसा क्वेश्चन तो नहीं पूछता है एग्जाम में, ये वो तो करते रह जाएंगे वैसे, वो कि पूछता है नहीं पूछता है, ऐसे ही में खेलते रहो, उससे कोई मतलब नहीं है पूछता है कि नहीं पूछता है, आप उस क्वेश्चन के साथ कितना स्मार्टली डील कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही चीज आपको एग्जाम में बचाएगा। 2-4 क्वेश्चन एग्जाम में भी ऐसे होते हैं, और कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं सर कि जिसमें प्रिंटिंग मिस्टेक्स होते हैं। ओके, इस बार भी जो भी लास्ट एट द एंड जाके डिलीट होता है पेपर में से वो क्वेश्चन सब। हाँ, ये अगर आपको एरर है, ये हमेशा रहता है, कुछ क्वेश्चंस रहेंगे डिलीट होते। अगर आपके पास में प्रैक्टिस नहीं है तो आप उलझ जाएंगे उस क्वेश्चन में कि यार इसमें ऐसा नहीं, वैसा होना चाहिए, वैसा। अरे ठीक है, उस समझिए कि वो एरर है, उसको कीजिए और आगे बढ़ जाए, उस पर टाइम मत वेस्ट कीजिए। तो ये भी चीज आप टेस्ट सीरीज में सीखते हैं, टेस्ट सीरीज में भी कुछ क्वेश्चंस में एरर होते हैं, तो ये आपको रिलेट करेगा एग्जाम में, नो डाउट, आपको फील नहीं होने देगा कि आप यहाँ पर बैठे हैं या फिर एग्जाम में जा रहे हैं। आप अपने टाइम को आप एफिशिएंटली यूज कर पाएंगे, नहीं तो आपको अपना टाइम एफिशिएंटली यूज करने में बहुत मुश्किल होगा। अब ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की बात हम आपको करते हैं, नो डाउट आपका बहुत इफेक्टिव है, आपको नॉलेज गेन कराएगा। फिर से वही बात है कि नॉलेज तो 2000 बच्चे तो पूरा घोल के पी चुके हैं, गुप्ता ये ऐसी हर चीज, ये तो आप उनको बस एक जगह मात देंगे, वो एक्यूरेसी पे, बस एक्यूरेसी पे, और कहीं नहीं, उसके अलावा कहीं मात नहीं दे पाएंगे। उसके अलावा जैसे कि अभी मेरा जो मार्क्स, और अभी तो बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, मतलब सबसे आज की डेट में मेरी बात होती है, हम लोग 1-1.5 साल केस लड़े तो सबसे जान पहचान हो गई। तो जो हम अपने मार्क्स में और जो अपने फ्रेंड्स के मार्क्स में जो एक जो मेजर डिफरेंस जो देखते हैं, तो क्या कि वो सिली मिस्टेक्स किए कुछ क्वेश्चंस में, आता तो था उनको भी, हो सकता है बबल करने टाइम पे बी के बदला सी डाल दिए हैं, या फिर कुछ क्वेश्चंस में उनको मल्टीपल थॉट्स आया कि ऐसा नहीं, ये नहीं होना चाहिए, या फिर ये हो सकता। तो जो कुछ बात करने को पता लगे टेस्ट बहुत सीरियसली नहीं दिए, या फिर और जो मेजर चीज है कि स्टेट इंजीनियरिंग के पेपर के टेस्ट सीरीज को उतने अच्छे से करवाता भी नहीं। हाँ, ये बात तो फैक्ट है, ये बहुत मेजर ड्रॉबैक है इस लाइन का। फॉर्मेटर करवाता है, और आपका कोचिंग सर नो डाउट बहुत इफिशिएंटली करवाया, और आपने प्रूव भी करा कि आपका बैच का जो रैंक हो ना हमेशा मेजर रहा, वो एग्जाम में भी परफॉर्म रहा। ये चीज हम मतलब वो एग्जामिनेशन में भी दिखा। देखिए यहाँ पे क्या था सीरियसनेस का, मैंने देखा कई बार भी, बच्चे थे या नहीं भी थे, कभी कभी 2-3 बच्चे भी थे टेस्ट में, और बच्चे कभी कभी शुरू में स्टार्टिंग में नहीं आते थे, लेकिन आप आए थे, आप सारा टेस्ट दिया, आप सारा टेस्ट दिया। ये सब मैटर करता है, ऐसा नहीं कि आप ठीक है बहुत टॉप चीज है, या फिर आए लास्ट का 4 टेस्ट लगा लिए, वो आपके लिए हेल्पफुल होगा, या मतलब हम ये नहीं बोल रहे, किसी को हम ये जज नहीं कर रहे, लेकिन एक मैटर करता है आपका सीरियसनेस। आप जिस सीरियसनेस के साथ चाहिए, इसके बिना नहीं कुछ हो पाएगा। ये सब एग्जाम में आपको कंसिस्टेंसी दिखाना पड़ेगा, और हार्ड वर्क तो चाहिए भी, क्योंकि उसका तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है उसका, क्योंकि आप 1 टाइम रिवीजन किए, अब 2 टाइम्स के लिए फिर से आपको मेहनत करना पड़ेगा, 3 टाइम्स के लिए फिर से मेहनत करना पड़ेगा। और ये इसलिए किया जाता है ना मल्टीपल टाइम्स रिवीजन, कि आपका एक्यूरेसी मेंटेन हो सके।
क्वेश्चन देखे नहीं कि टिक लगा दिए, तो ये क्या ये जैसे अभी आपने बताया कि ट्रेन वाली आर का जो क्वेश्चन था वो कब हुआ, आपने एक बार देखा, 2 बार देखा, 3 बार मल्टीपल पढ़ा? टाइम्स में, एक आपने देखा? हजारों क्वेश्चंस हैं। अगर सिर्फ गुप्ता में आई थिंक 3000 के आसपास क्वेश्चंस हैं सिविल इंजीनियरिंग के। ओके, ठीक है, फिर ईएससी में भी है, उससे कहीं ज्यादा ही है, उससे ज्यादा ही कम नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हर क्वेश्चन तो आपके दिमाग पे नहीं रह सकता, कॉन्सेप्ट रह सकता है। अब आप बात करेंगे कि सिर्फ कॉन्सेप्ट के भरोसे चलें, तो आपको हर क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। आपके पास टाइम कितना एग्जाम में? 45 मिनट्स भी नहीं है, एक क्वेश्चन पे 1 मिनट भी नहीं है आपके पास में, सही से देखा जाए तो आप कितना कॉन्सेप्ट लगाएंगे? हर क्वेश्चन पे अगर कॉन्सेप्ट लगाने लगे तो फिर सिलेक्शन से बाहर है, फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ओके। अभी आनंद, अभी रिसेंट में एक चीज अभी बच्चे लोग का आ रहा है, अभी आईटीआई बीपीएससी आईटीआई वाइस प्रिंसिपल की वैकेंसी है, जिसमें हम सिलेबस बता दें। इसमें पेपर 4 है, टोटल जनरल इंजीनियरिंग पेपर 4 है और एक जनरल एप्टीट्यूड है, जिसमें एप्टीट्यूड 50 मार्क्स का है, और जो आईटीआई वाइस प्रिंसिपल पेपर 4 दिया, ये दोनों सिलेबस है। और बाकी बेटेज है, एमटेक और पीएचडी का, और जो बीटेक है जो वर्क एक्सपीरियंस उसके बेसिस पे। तो ये क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रखा गया। तो अभी बहुत सारे बच्चे का आ रहा था हमारे पास कि जो आईटीआई वाइस प्रिंसिपल है, इसका जो पेपर 4 के प्रिपरेशन के लिए क्या, तो पेपर 4 सिमिलर आपका सिमिलर है। हाँ, सिमिलर है। तो बस ये आप मतलब हमारे जो व्यूअर हैं, जो आपके जूनियर हो, आपके बैच में हो, उनको पेपर 4 के लिए क्या मतलब आप स्ट्रेटजी डिस्कस करना चाहिएगा। और बच्चे लोग इस वजह से भी मतलब ज्यादा मतलब इन्वॉल्व हैं, क्योंकि उनको ये भी पता है बीपीएससी एई की वैकेंसी अभी कमिंग सुने आपको, मतलब आई थिंक अपडेट है, आइडिया है मुझे। तो ये अपकमिंग 2 मंथ्स में जो वैकेंसी आएगी ये तो फिक्स है कि मतलब 500-600 के रेंज में अप्रोक्सीमेट मिनिमम आ रही है, चीजें है। तो आप लोग जो भी है थोड़ा प्रिपरेशन अपना स्ट्रॉन्ग कीजिए, और पेपर 4 के लिए जो भी है, पेपर 4 के लिए भी आनंद जी गाइड करेंगे। गाइड तो क्या, देखिए हर किसी का अपना अपना स्ट्रेटजी होता है, जैसे कि हम जो स्ट्रेटजी फॉलो किए, ठीक है, मतलब पेपर 4 के लिए, वो ये कि एक तो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल हमारा सब्जेक्ट नहीं है, नहीं सिविल है, आपका सिविल पेपर था, सिविल है। हाँ, तो सिविल तो अपना हम कर ही रहे हैं, अपना मेजर टाइम तो हम अपना सिविल में ही दे रहे हैं, क्योंकि इसको बहुत अच्छा करना है। ठीक है, वो एवरेज तो नहीं रखना है उसको, भी पेपर 4 को एवरेज से ऊपर रखना है, लेकिन अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छा करना है। बिल्कुल, तो मेजर टाइम तो उसको दे रहे हैं, लेकिन हम डेली मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल को भी टाइम देते हैं। अच्छा, डेली दे रहे थे एकदम स्मॉल पॉकेट्स में, 1 घंटा ही दिए, आधा घंटा ही दिए, लेकिन डेली देते थे, इसलिए कि वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। अगर हम आज 10 घंटा पढ़ लिए पूरा दिन, सपोज कि आज हम थर्मोडायनामिक्स पूरा दिन पढ़ लिए, एंट्रोपी एंथैल्पी सब पढ़ लिए, आज हम जो भी ईएससी का निकाले या फिर खुरमी निकाले, राजपूत जो भी बुक है सब बनेगा। 5 दिन छोड़ देंगे, छठे दिन कुछ नहीं बनेगा तो 1-2 क्वेश्चंस बनेंगे। यही हाल इलेक्ट्रिकल का भी है। आज सपोज कि पूरा सर्किट डायग्राम वगैरह पढ़ लिए, मोटर पढ़ लिए, सब आ गया अच्छे से, आज पूरा 3 फेज तक सोच रहे हैं। 5 दिन के बाद सिंगल फेज का क्वेश्चन नहीं बनेगा। बिल्कुल, ठीक है, हमारा सब्जेक्ट नहीं है। अब हम अपने आप को इसमें कोशिश कि यार हमसे नहीं हो पा रहा है वो, तो पहले तो ये समझे ना, आप 4 साल बीटेक में सिविल इंजीनियरिंग किए हैं, आफ्टर 4 ईयर कोचिंग में भी सिविल इंजीनियरिंग किए हैं, अभी भी आप अपने टाइम का 80 to 90% सिविल इंजीनियरिंग को दे रहे हैं, और आप चाह रहे हैं कि आप उसमें उसी तरह परफॉर्म करें जो आप सिविल इंजीनियरिंग वाले सब्जेक्ट में कर रहे हैं, वो पॉसिबल नहीं है। तो आपको करना क्या है ना, कि हम स्टार्टिंग में जैसे कि मैकेनिकल है तो 1-2 दिन 3 दिन 1-1 घंटा करके दे दिए, इफिशिएंटली एक सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लिया। मतलब लाइक जैसे मैं थर्मोडायनामिक्स उठाया तो 1-1 घंटा करके उसको कंप्लीट कर लिए, उसके बाद ना उसके टाइम को कम कर दिया, आधे घंटे पे लाके छोड़ दिए। एक बार जैसे मैकेनिकल मेरा कंप्लीट हो गया, फर्स्ट मंथ में मान के चलिए 1-1 घंटा दे करके, तो जो सेकंड मंथ मेरा रिवीजन में जो स्लॉट में चल रहा है, तो हम आधा घंटा क्या करेंगे, 2 ही टॉपिक हो रहा है, बस 2 ही टॉपिक पढ़ेंगे। ज्यादा इसलिए नहीं कि वो मतलब हम आज पढ़ रहे हैं मेरे से हो ही जाएगा, इसलिए कि वो मेरे से उतना फेमिलियर होते चले हम उस क्वेश्चन के साथ। बिल्कुल, वो सारे टर्म्स मेरे दिमाग में डेली बेसिस पे रोटेट करते रहे। एंथैल्पी क्या है, एंट्रोपी क्या है, इसके फॉर्मूले कैसे हो रहे हैं, कैसे उसके न्यूमेरिकल बन रहे हैं, हीट ट्रांसफर के भी क्वेश्चंस हैं, इलेक्ट्रिकल के भी क्वेश्चन है, ये सेम चीज इलेक्ट्रिकल में भी करा। तो क्या हुआ कि आप जो हर दिन आधे घंटे दे रहे हैं, जैसे मैकेनिकल में आधे घंटे दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल आधे घंटे दे रहे हैं, या फिर आपका उस टाइम में तो 1 घंटे दे रहे हैं सपोज,
तो आपको लग रहा है कि आपका तो कुछ नहीं गया, 1 घंटे, 1 घंटे 2 घंटे अगर आप पेपर 4 के लिए दे रहे हैं, आपका क्या गया? आप मेजर पोर्शन तो आज भी अपने सिविल पे दे रहे हैं, सिविल पे ही दे रहे हैं। लेकिन एट द एंड अगर आप मंथ के एंड में देखेंगे तो आप 30 घंटे इफेक्टिवली दे चुके हैं मैकेनिकल पे, 30 घंटे दे दिए हैं सेल पर, और 30 दिन आप इसके साथ हर टॉपिक के साथ, और हर टॉपिक क्या है ना आपस में कुछ ना कुछ रिलेट करते हैं। तो आप सपोज कि आप अगले टॉपिक में जाएंगे तो कहीं ना कहीं पीछे के भी टॉपिक का आपको आइडिया लगता रहेगा। इससे क्या होगा ना, आप एग्जाम में सर क्वेश्चन साथ खेल पाएंगे, मतलब खेलने का सेंस कि अगर थोड़ा बाया दाया भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप बना पाएंगे। और कुछ क्वेश्चन जो बहुत अच्छे लेवल के हैं तो उसके लिए वरीड नहीं होना है, वो किसी भी सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट से नहीं बनने वाला है, तो वो कंपटीशन का पार्टी नहीं। बात सही है। जैसे मैं 1-2 क्वेश्चन पेपर 4 में मिलेंगे जो कि 2-3 को 4-5 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, तो वो आपके कंपटीशन में कोई इंपैक्ट नहीं करेगा। लेकिन हाँ, मॉडरेट नेचर के क्वेश्चन्स, हाँ वो बनाना है, वो तो आपको करना ही। अगर आप वो छोड़ रहे हैं ये सोच करके कि अगला से भी नहीं बनेगा, नहीं, अगला करके आया है वो बनाएगा, वो तो बनाएगा क्वेश्चन को। ओके, मतलब ओवरऑल तो अगर ऐसा प्रिपरेशन करेंगे मतलब, तो मेरे ख्याल से 70% स्कोर करना बहुत बड़ी बात नहीं है जनरल इंजीनियरिंग में, क्योंकि आप अपने इंजीनियरिंग से जो भी आपका कंसर्न, जैसे सिविल से हैं आप, तो सिविल तो आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, उसमें मोर देन 80% स्कोर की। जनरल इंजीनियरिंग का पेपर सिविल का बहुत ईजी रहता है, मॉडरेट नेचर का होता है, हेवी नेचर नहीं होता है, एकदम मॉडरेट होता है। उसमें तो आप मोर देन 80 स्कोर कीजिए। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल से आप 60% का भी एवरेज लेकर चलिए, आपका मतलब चीजें मेंटेन रहेगी। आपने 2-3 पेपर दिया, तो आपको जैसा लग रहा है कि बेटे जो पूछता है पेपर 4 में अभी तक जो रिसेंट में पूछा है, मतलब 3 या 4 इयर्स का तो वेरिएशन जरूर आप किए हैं, तो ये आपको पता है कि अप्रोक्सीमेट कितना वेटेज रहा है अप्रोक्सीमेट, यदि 100 में 100% में बात पेपर 4 में जो गेम प्लेयर है ना वो इलेक्ट्रिकल है। हाँ, ओके, सिविल मैकेनिकल है ही नहीं। ओके मतलब सिविल मैकेनिकल सबको ही कवर करके जा रहे हैं, सब कर, जैसे मैकेनिकल वालों के लिए एफएम मैकेनिकल का सब्जेक्ट हो गया, बिल्कुल, आपका एसओएम वो भी मैकेनिकल का सब्जेक्ट हो गया, मैकेनिक्स मैकेनिकल का हो गया, थर्मोडायनेमिक्स ये भी मिला जुला मैकेनिकल का है, और आपका हीट ट्रांसफर मैकेनिकल। सिविल वाले के लिए क्या है? बिल्डिंग मटेरियल सर्वेइंग एक्स्ट्रा हो गया, बिल्डिंग और सर्वेइंग, एनवायरनमेंट बहुत लिटिल पार्ट है, बहुत लिटिल पार्ट है, बहुत डेप्थ में नहीं जाता है। ठीक है, तो यही है। तो आप सिविल वाले सोचते हैं ज्यादा क्वेश्चन मेरे से पूछ रहे हैं, नहीं, वो तो मैकेनिकल वाले का भी है सब्जेक्ट है, वो कुछ सब्जेक्ट है जो ओवरलैप करता है, जैसे मैकेनिक्स, सॉम और एफएम हाइड्रोलिक्स में। यहाँ पे बच्चे लोग लगता है कि मैकेनिकल वाले को लगता है कि मेरे से ज्यादा पूछा गया, सिविल वाले पूछते मेरे से ज्यादा पूछा गया, लेकिन ये दोनों, लेकिन यहाँ पर गेम प्ले करता है इलेक्ट्रिकल, इसलिए हम इतना ज्यादा इलेक्ट्रिकल पे टाइम दिए थे, पूछा नहीं अलग बात है, बट मतलब आप उम्मीद का मतलब हम लोग उम्मीद कर सकते हैं आई थिंक 35 और 30 का रेशियो मान सकते हैं। मैकेनिकल भी कवर करना आसान है, सबसे टफ हो जाता है इलेक्ट्रिकल। अच्छा, मैकेनिकल तो आपको डिसाइड है ना, थर्मोडायनामिक्स हीट ट्रांसफर, अगर आप सिविल के बच्चे हैं तो आपको थर्मोडायनामिक्स और हीट ट्रांसफर दो ही सब्जेक्ट को करना है। मैकेनिक्स तो कोई बना ही लेता है, उसमें कोई जान रहे हैं, हाँ सब जान रहे हैं, तो और ये दोनों सब्जेक्ट भी आप इजीली कवर कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं जानेंगे। ट्रांसफर अवेयर होते हैं थोड़ा सा, एक्चुअली हीट कैसा जो थोड़ा फीलिंग आती है, लेकिन इलेक्ट्रिकल में थोड़ा फील भी नहीं है, क्या परमेबिलिटी क्या नहीं है। इलेक्ट्रिकल में कुछ डिफाइंड नहीं है ना कि पूछना कहाँ से है। अच्छा। अगर उसमें डिफाइन कर दे कि यही सब्जेक्ट से हम पूछेंगे, अच्छा, ये टॉपिक, तो ये भी आप कर लेंगे। ओके, वो पूरा जनरल है, जनरल इंजीनियरिंग। वो ट्रांसफार्मर पूछेगा, मोटर पूछेगा, पूछेगा कि क्या पूछेगा, वो पूछेगा। उसका जब हम इलेक्ट्रिकल कर रहे थे तो सब बहुत ज्यादा परेशानी इसलिए हुआ, आपने करते करते फिर हम पूरा कर लिए, हमने पूरा ही किया था। एक दूध का जला छाछ भी पी के पीता है। 5 क्वेश्चन मेरा 2017 में गलती हुआ था इलेक्ट्रिकल का, आई थिंक हमके अगर वो सही हो गया तो हम ही होते। खैर वो तो ऐसा तो बहुत सारा क्वेश्चन गलत हुआ था, लेकिन नहीं लगता है कि जो आप चीज छोड़कर जाते हैं एग्जाम में तो आपको ज्यादा खलता है। ओके, मतलब इसमें ध्यान रखना है इलेक्ट्रिकल बहुत गेम चेंजर होने को है। हाँ, और पेपर जो आपका अपना पार्ट है उसको तो स्ट्रांग होना ही होना है किसी भी कंडीशन में। अपना पेपर तो आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। अब एक और ड्रॉबैक ये है कि बहुत बच्चे ना अगर कि लास्ट मोमेंट पे जाके मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल करते हैं, कि उनको लगता है कि अभी से करेंगे भूल जाएंगे, तो लास्ट में करेंगे याद रहेगा, ताजा रहेगा, एग्जाम में जाकर परफॉर्म कर देंगे। नो डाउट आपका स्ट्रेटजी ठीक है, आज आप किए 5-10 दिन तक तो हमने 100% याद रहता है, मेमोरी इतना भी खराब नहीं किया, भूल जाएंगे, आप परफॉर्म करेंगे। लेकिन आप जो लास्ट मोमेंट में जो एक मेजर टाइम जो आप उस पर देंगे ना, वो आपके सब्जेक्ट को वीक कर देगा। लास्ट टाइम पे ये होता है ना कि आपका जो बहुत अच्छा है उसको और अच्छा बनाना है,
एक बल्क लेकर चल रहे हैं आप सिविल इंजीनियरिंग, हर सब्जेक्ट से अगर 10-10 प्रॉब्लम भी अगर है, क्वेश्चन 10-10 पार्ट, छोटा-छोटा भी टॉपिक है जो जिसमें आपको कंफ्यूजन है या फिर जो आपका वीक है, तो पूरा मिला के आई थिंक 130 या 120 टॉपिक्स हो जाएंगे इससे। हर किसी का अपना एक शॉर्ट नोट्स होता है जिसमें वो अपने डिफिकल्ट एरियाज को लिखते हैं। अच्छा। तो मेजर टाइम लास्ट मोमेंट पे उस पे देना चाहिए कि आपका जो भी वीक पॉइंट है या फिर जो आपको दिक्कत आ रहा है अपने सब्जेक्ट में, उसको पूरा ब्रश अप करें लास्ट में, ज्यादा से ज्यादा टाइम दे करके, ताकि वो उस एरिया से अगर क्वेश्चन पूछे तो हम एग्जाम में मेरा मिस ना हो, ना कि एक ऐसे एरिया पे जिसपे आपका कोई कमांड नहीं है, थोड़ा सा भी उलट फेर कर देगा क्वेश्चन पे तो आपसे नहीं बनेगा। और उसके चक्कर में आप अपना मेजर सब्जेक्ट के साथ में खिलवाड़ कर दिया। तो इसलिए आप इसको शुरू से लेके चलिए, मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग। फ्रॉम द बिगिनिंग आप अपने रूटीन में समझिए 1 घंटा मेरा कम है, आपको लास्ट में जाकर के उसको भूल जाना। लास्ट में आपको दिक्कत नहीं आएगा, लास्ट टाइम तक आप मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के हर एक टॉपिक के साथ वेल अवेयर होंगे। मतलब उससे फिर आप खेल पाइएगा, आप इक्विवेलेंट अब लगाएंगे। खेल नहीं भी पाएंगे तो एवरेज तो परफॉर्म कर ही देंगे। बिल्कुल, समझ गए। हम कहाँ कह रहे हैं आप मतलब उसमें मास्टर बन जाइए, एटलीस्ट एवरेज तो करके आइए, अपना सब्जेक्ट को मास्टर बनाइए। यस, ये तरीका ठीक है। और आपका सिलेक्शन ही नहीं, आप अच्छे परफॉर्मर बनेंगे, सिर्फ सिलेक्शन ही का बात नहीं है, अच्छा परफॉर्मेंस। इसलिए पेपर 4 का बोले थे कि ये टोटली प्लानिंग पर डिपेंड करता है। इसमें आप बहुत अच्छा मतलब बोलिंग कर लें, ये थोड़ा सा जनरली बच्चे लोग का क्वेश्चंस बहुत, ये मेजर 90% बच्चे का सेम ये क्वेश्चन है। पेपर 4 को सर कैसे स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि अपना पेपर तो होता है कि ठीक है सर पेपर 5 पेपर 6 मेरा बहुत बढ़िया है, पेपर 3 एक लिमिटेशन है, पेपर 3 की 60 मार्क्स है, आप वहां पर आप उसको समय देना थोड़ा कम कर सकते, मतलब आप समय जितना है उतना ही दीजिए, 1 घंटा सफिशिएंट है उसके लिए, 1 घंटा सफिशिएंट है पेपर 3 के लिए। पेपर 3 के लिए 1 घंटा डेली बेसिस पर रख लीजिए, उसके लिए आप आराम से मोर देन इनफ है। पेपर 4 के लिए लेकिन 1-2 घंटा समय नहीं, उसमें भी 2 पार्ट कर लीजिए, एक पार्ट करंट अफेयर्स के लिए कर लीजिए और एक पार्ट्स में आप स्टैटिक पोर्शन कर लीजिए। अच्छा, पेपर 3 के लिए करंट अफेयर्स था, दूसरा स्टैटिक पार्ट्स। स्टैटिक पार्ट्स में आप डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, हिस्ट्री कर लीजिए, ज्योग्राफी कर लीजिए, पॉलिटी कर लीजिए। क्वेश्चन क्योंकि पूछते हैं ज्योग्राफी से भी, हिस्ट्री से भी, अब लास्ट टाइम भी हम लोग में पूछे थे। देखिए कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है, मतलब अगर सिलेक्शन चाहिए बायो भी करके जाइए, नहीं पूछता है कभी, अगर आपका किस्मत उतना ही खराब रहा 2 क्वेश्चन ही डाल दिया बायो का, बस हो गया गेम चेंजिंग हो गया, वहां गेम चेंज कर देगा वो पेपर का। तो बायो भी थोड़ा सा कर लीजिए, लिटिल बिट। क्या कुछ सजेस्ट करेंगे पेपर 3 में, मतलब लाइक पेपर 3 तो आई थिंक क्या पेपर 3 प्रिपरेशन के लिए पेपर 3 का सर हम बहुत ही बेसिक प्रिपरेशन किए थे, मतलब किस तरह से डेली हम 1 घंटा देते थे पेपर 3 के लिए, हाँ डेली बेसिस पे 2 पेपर के लिए हम डेली 1-1 घंटा का टाइम निकाल दिए थे, मतलब पेपर 3 एंड पेपर 4 के लिए। ओके, अपने मतलब अब पेपर 3 का पेपर 4 को भी 2 पार्ट में डिवाइड किए थे, इलेक्ट्रिकल भी डेली करना है, मैकेनिकल भी डेली करना है, करंट भी डेली करना है और स्टैटिक्स भी डेली करना है। मतलब आप दोनों पेपर लेके वहां भी फिर से वही चीज है ना कि स्टैट्स वगैरह हमारा अपना चीज नहीं है, बिल्कुल तो थोड़ा करके हिस्ट्री कर लें, थोड़ा पॉलिटी कर लें, थोड़ा ज्योग्राफी कर लें, फिजिक्स केमिस्ट्री आता है तो उसको भी थोड़ा करके, कभी कंप्यूटर जैसे कितना मेजर रोल प्ले किया, आपको पता होगा कि कितने क्वेश्चंस पूछे, कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे गए अच्छे क्वेश्चन पूछे गए। अगर आप कंप्यूटर 7 क्वेश्चन पूछा था, 6-7 कुछ ऐसा पूछा गया, 7-20 में अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए। तो कंप्यूटर है वो भी करना है ना, अगर आप नहीं करेंगे सोचें डायरेक्ट मान ले परफॉर्म कर जाएं तो नहीं है पॉसिबल। अगर आप सारा चीज थोड़ा करके करेंगे तो होगा, और हम डेली करते थे, थोड़ा करके लगाते रहे, ज्यादा फैमिलियर हुए शुरू से, मतलब परफॉर्मिंग पर क्या हुआ, परफॉर्मेंस उसी बेसिस पर डिसाइड हुआ ना कि आपका शुरू से मेंटेन रहा, लास्ट में ज्यादा पैनिक नहीं हुआ, सिर्फ अपने सब्जेक्ट को जो भी आप लेकर चल रहे हैं उसको प्रॉपर्ली लेकर। मेजर टाइम अपने सिविल इंजीनियरिंग को दे रहे थे, मेजर अच्छा अपने सिविल इंजीनियरिंग को, एक स्मॉल टाइम लेकिन ऑन द डेली बेसिस अब दे रहे हैं, जीएस और ये जो पेपर 4 का पेपर 4 दोनों को दे रहे हैं, लेकिन डेली दे रहे थे, ऐसा नहीं कि आज नहीं देंगे। हमें पता है कि हम 10 दिन के बाद भूल जाना है ये जो आज पढ़ रहे हैं, देखिए लेकिन वो करते सबके साथ होता है, एट द एंड हम जब लास्ट मोमेंट आएगा तो पता है कि हम उसको उस दिन कर ले जाएंगे। हमेशा कभी भी प्रिपरेशन कीजिए, मतलब मेरा अपना मानना है, तो आप उसको ऐसा टारगेट बनाकर कीजिए कि एट द एंड जब मेरा एग्जाम का वक्त हो तो लास्ट का 10 दिन जो है ना, मैं अपना सारा सब्जेक्ट
जो भी मेरा सिलेबस है, सिविल इंजीनियरिंग हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, जीएस हो, जीके हो, जितना भी है, जो भी मेरा वीक एरिया है, जो भी अपने शॉर्ट नोट्स में डाले हैं, वो सब हम कवर कर लें। तैयारी ऐसे होना चाहिए। तो आपको अपने प्रिपरेशन को धीरे धीरे कन्फाइंड करते जाना है। सपोज कि आज से हम प्रिपरेशन करना स्टार्ट किए, तो आज हम पूरा क्वेश्चंस लगाएं, जो भी बुक फॉलो करते हैं, सपोज एससी प्रीवियस ईयर्स कर रहे हैं, गुप्ता कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, हर किसी का अपना अपना एरिया है, अपना अपना बुक सिलेक्शन है, जो भी कर रहे हैं या यूथ कर रहे हैं। तो आज आप अगर सपोज की इन्वायरमेंट लगा रहे हैं, 1000 क्वेश्चन इन्वायरमेंट मान लीजिए, 1000 क्वेश्चन लगाएं, तो आज आपके लिए वो 1000 क्वेश्चन है। कल दूसरा सब्जेक्ट लगाएं, सपोज कि 1 महीने में आपका पूरा सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाता है, मैकेनिकल कंप्लीट हो जाता है, इलेक्ट्रिकल कंप्लीट हो जाता है, जीके जीएस कंप्लीट हो जाता है। जब नेक्स्ट मंथ हो तो वो आपके लिए ना वो 1 महीने का टाइम नहीं लगना चाहिए फिर कंप्लीट करने में। अब वो टाइम कम से कम 15 दिन या 10 दिन में होना चाहिए, 10 दिन में आना चाहिए, क्योंकि आज तो आप सारा लगाएं, उसमें से 20% क्वेश्चन ऐसा होगा जो आप गलती किए होंगे। तो आपका रिवीजन का पॉइंट बस वही क्वेश्चन होना चाहिए जो जहाँ पे आप गलती रिवीजन हो, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, रिवीजन वो जो गलती हुआ हो या फिर कोई अच्छा कॉन्सेप्ट गलती हुआ हो, या फिर जिसको आपको लग रहा है देख के कि हमको इसको रिवाइज करना चाहिए, जिसको देख के आपको लग रहा है। हर किसी के लिए कॉन्सेप्ट क्वेश्चन का डिफरेंट मायने हैं। बिल्कुल हो सकता है मेरा जो पार्ट स्ट्रांग हो, किसी का वो पार्ट वीक हो, तो वो आप अपने नजर से देखिए, उसको एनालाइज कीजिए कि ये क्वेश्चन को हमको दोबारा देखना चाहिए। ऐसा ना हो कि अब 100 क्वेश्चन लगाए, उसमें से 80 क्वेश्चन को हम फिर से कर दिए, सेकंड टाइम रिवाइज करें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, 100 क्वेश्चन लगाए तो 20 क्वेश्चन मेरा गलत हो गया मान लीजिए, 30 क्वेश्चन गलत हो गया, अरे 40 हो जाएगा, 40% गलत हो जाएगा, और क्या होगा। आप बेस्ट पार्ट तो ये समझिए ना कि नेक्स्ट टाइम जब आप रिवीजन करने जाएंगे तो आपको 40 ही क्वेश्चन रिवाइज करना है। ये बहुत ही बेस्ट, जो आज मेरा सही हुआ है वो एग्जाम में भी सही होगा, इस बात की गारंटी है, 100% सही होगा। लेकिन जो गलत हुआ है, इस बात की बहुत प्रोबेबिलिटी, अगर आप उसको सही से नहीं किए तो एग्जाम में भी गलती करेंगे, 100%। अब उस 40 को फिर से अब नेक्स्ट टाइम 40 करेंगे तो कम से कम 30 पे आके रुके, 20 पे 50% तो सही करेंगे उस 40 में से। अब आपका नेक्स्ट टाइम का रिवीजन सोचिए, कहाँ आप 1 मंथ है तो 5 डेज पे आ गया, 5 डेज पे आ गया, तो आप कितने क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर चुके हैं। पूरा सबसे प्लस पॉइंट क्या, पूरे सिलेबस को रिवाइज कर लिया और 5 दिन में कर पाए। और ऐसा ना 3 बार ऐसे क्वेश्चन को शॉर्ट लिस्ट कीजिए ना, और फिर उसके बाद टाइम मिल रहा है तो 4 टाइम में फिर से पूरा क्वेश्चन लगा दीजिए, हो गया, पूरा लगा दीजिए। आपका वो एफिशिएंसी एक अलग ही लेवल पे होगा। फिर उस दिन एक्यूरेसी मैच कीजिए, तो अगर आपका 40% अगर एरर आया था फर्स्ट टाइम में, इस बार आपका 20% एरर नहीं जाएगा। ये ओवरऑल प्रिपरेशन हो गया, मतलब आप लाइक किसी भी एग्जाम्स के लिए, चाहे वो बीपीएससी ही हो, कोई भी है, मतलब अब ऐसा नहीं है कि गेट हो, गेट के लिए दूसरा प्रोसीजर अपनाना है या इंजीनियरिंग सर्विस के लिए दूसरा, ये कॉमन प्रोसीजर है। ये जो बच्चे इस पैटर्न को करते जाते हैं उनको आई थिंक कभी भी दिक्कत नहीं हुए। कोई भी डिजाइन करते हैं हम लोग, चाहे बीम करें, कॉलम करें, एट द एंड हम लोग फेलियर चेक करते हैं। बिल्कुल, क्या है इसका, क्या यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट लगाना और कुछ नहीं। अपने फेलियर को बैलेंस कर लीजिए, चेक कर लीजिए, बंद कर दीजिए, बुक्स आपका प्रिपरेशन हो गया। अब हमें एसओएम रिवाइज करना है, सपोज कीजिए अब 1000 क्वेश्चन है, उसमें से 100 क्वेश्चन ऐसे हैं या 150 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको लगता है कि हमको रिवाइज करना है। एग्जाम में 50 क्वेश्चन आता है, 50 1 घंटे में, 150 क्वेश्चन कितने घंटे लगेंगे आपको? 1.5 घंटा 2 घंटा 1.5 घंटे। अगर एग्जाम से ही ले ले, मैक्स टू मैक्स 3 घंटे, मैक्सिमम 50 क्वेश्चन के एवरेज पे 3 घंटे में आपका एक सब्जेक्ट क्लियर हो गया, बहुत अच्छे से। सारे क्वेश्चंस, मतलब आप वो 150 क्वेश्चंस लगा लिए हैं जो आपने अलग करके रखे हुए थे, आपको कोई क्वेश्चन टच करने की जरूरत ही नहीं है, आपका हो गया पूरा कंप्लीट। 3 घंटे में एक सब्जेक्ट ओवर, बैठ जाइए एग्जाम में आंख बंद करके, उसी क्वेश्चंस में मत फंसे रहिए जो आप हर बार सही कर रहे हैं, वो वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा आपका। हाँ बिल्कुल, जाहिर सी बात है, वो आप फालतू का टाइम जहाँ पे फंस रहे हैं बस उसको सेव कीजिए और बंद कर दीजिए उस सब्जेक्ट को। तो इसके मन में सेटिस्फेक्शन रखिए कि हमको अब सारा आ गया, ये रहेगा ना मन में। एक्चुअली क्या है ना, सेटिस्फेक्शन का भाव नहीं आता है कि सेटिस्फाइड नहीं होते हम कि अरे हम 100 क्वेश्चंस कैसे लगाएं और पूरा 1000 क्वेश्चंस था, तो इस चक्कर में आप पूरा लगाते हैं और आप जिसे बनाते हैं अपने आप में मोटिवेट होते हैं, यार सब सही है, अरे ये तो एग्जाम में भी सही होगा। तुम 4 घंटा में अगर सपोज कीजिए कोई 400 क्वेश्चन लगा रहा है 4 घंटा में, तो साढ़े 3 घंटा वो वही क्वेश्चन लगाया जो वो हर बार सही कर रहा है।
इफेक्टिव वो आधा घंटा ही दिया जो बिल्कुल। हम कह रहे हैं कि वो आधा घंटा के बदला आप 1 घंटा दीजिए उस क्वेश्चंस पे जो आप हर बार गलत कर रहे हैं। कौन सा ज्यादा आपको फायदा करेगा? जो नहीं बन रहा था उसमें ज्यादा, जो नहीं बन रहा है वो आपको ज्यादा बेनिफिट देगा। तो थोड़ा सा अप्रोच को चेंज करेंगे ना, आपका टाइम भी कम लगेगा और रिवीजन आज की डेट में सिलेक्शन, नॉलेज तो छोड़ दीजिए, नॉलेज तो बहुत बेसिक है कि आज बच्चा जो कॉलेज से निकला और वो कॉलेज में पढ़ा, आज कोचिंग करेगा, फिर नॉलेज गेन करेगा, वो उस एग्जाम के लिए होता है सर जहाँ हर साल वैकेंसी आ रहे हैं, बल्क में आ रहे हैं, बच्चे मास में निकल रहे हैं, तो फ्रेशर्स को मौका मिल रहा है। यहाँ तो ऐसा है कि 5 साल 7 साल से बच्चा बैठा हुआ है, एटलीस्ट 5 इयर्स, ऑन इन एवरेज 5 इयर्स। बहुत सारे इंजीनियर्स ऐसे हैं जो दूसरे स्टेट में वर्किंग है, वो बिहार आने का इस चक्कर में वेट कर रहे हैं कि कब आए बीपीएससी की वैकेंसी, यही किया जो यहाँ पर नॉलेज तो है ही नहीं, अब वो तो सारा चीज करके बैठ चुके हैं। उसके लिए हर कॉन्सेप्ट, हर फॉर्मूला, हर आईएएस कोड सब याद है, ठीक है। उनके लिए अब चाहिए कि अब सिलेक्शन लेने के लिए अब कुछ ऐसा कि हर चीज मेरे दिमाग पे रहे, तो ये पॉसिबल नहीं कि आप सारे क्वेश्चंस को एनी टाइम दिमाग पर रख पाए। तो बेटर है कि जहां हम फंस रहे हैं, गलती हो रहा है, उसको आप उस पे ज्यादा फोकस करें और आगे बढ़ते चलें। एक चीज यहाँ पे हम पूछना चाहेंगे, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते थे या फिर रिवाइज भी करते थे सर? मतलब जो सब्जेक्ट लाइक मान लेते हैं रिवीजन, जैसे कि का क्या स्ट्रेटजी था? जैसे मैं अब मान लेते हैं 100 पढ़ने चले तो पता चला एक मोटा तो कॉपी 100 है, उसको यदि रिवीजन करने चले तो बहुत टाइम लगेगा, उसके लिए क्या फिर क्या करते? देखिए इतने टाइम से सर हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, तो अपना सबका शॉर्ट नोट्स बन जाता है। ओके, शॉर्ट नोट्स किसने मतलब लाइक जो अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं उनके लिए बस आप थोड़ा सा गाइड कर दें। स्टार्टिंग कर रहे हैं, देखिए शॉर्ट नोट्स एक बार में तो कभी बनता नहीं है, ये फैक्ट है, ये एकदम 100% फैक्ट है, को मानना पड़ेगा। एक बार में कभी भी शॉर्ट नोट्स नहीं बनता है। शॉर्ट नोट्स एक लंबे टाइम में प्रैक्टिस करते करते जनरेट होता है। शॉर्ट नोट्स का मतलब है जितना ज्यादा आपका प्रैक्टिस होगा, नोट्स आपका उतना ही ज्यादा शॉर्ट होता चला जाएगा। सीधी सी बात है, बस आपका जितना कम प्रैक्टिस है आपका नोट्स होता है। सपोज कि आज आप कोचिंग से निकले, आपका वही कोचिंग का नोट्स ही शॉर्ट नोट्स है। बिल्कुल। अब आप एक बार क्वेश्चंस लगा लिए, अब आपका शॉर्ट नोट्स दूसरा हो जाएगा, 2-4 बार और लगा लेंगे और पतला होगा, और फिर आपका नोट्स और पतला हो जाएगा, क्योंकि आपको धीरे धीरे लगेगा कि ये तो अब मेरे जहन में बैठ गया, मेरे से गलती होगा ही नहीं, बार बार इसको रिवाइज करने का कोई मतलब नहीं। तो मल्टीपल प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे नोट्स बदलता जाता है, ठीक है। एक बहुत बड़ा पॉइंट, और 2-4 बार जब आप किसी भी एग्जाम, मतलब ऑलमोस्ट हर कोई 1-2 बुक्स को रेफर करता है किसी भी पेपर के लिए, और मल्टीपल बुक्स करना भी नहीं चाहिए, इससे ये आपको बेनिफिट डेविएट करेगा। कोई भी बुक फॉलो कीजिए, 1 या 2 कीजिए, बहुत ज्यादा मत कीजिए। अपने डिस्कस कर लीजिए फ्रेंड लोग से या फिर अपने टीचर से कौन सा बुक अच्छा रहेगा। यहाँ तो बेटर है कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को देखिए, प्रीवियस इंपॉर्टेंस तो रहता है, उसके बेसिस पे अपन एनालिसिस आपको पता लगेगा किस बुक से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। और आप जब उसको 2-3 बार लगा लेते हैं उस बुक्स को, सारा कोचिंग का सारा नोट्स जब आप पढ़ लेते हैं, आपको एक मेजर आइडिया लग जाता है कि मेरा वीक एरिया क्या है। बेसिकली शॉर्ट नोट्स में वही सब चीज डालते हैं हम लोग, और जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, आईएएस कोड है, वो तो होता ही है, वो तो कंपलसरी है, वो आपको आए ना वो तो डालना ही है, क्योंकि आपको डेली बेसिस पे रिवाइज करना उन सब चीजों को। तो शॉर्ट नोट्स जैसे आपका प्रिपरेशन का जो चीज है, उसमें शॉर्ट नोट्स आपको डेली रिवाइज करना है। मतलब उसका एक अलग पार्ट बना लीजिए, 1 घंटा 2 घंटे का स्लॉट रख लीजिए उसमें शॉर्ट नोट्स के लिए। मतलब जो भी वो मतलब तो कोई भी नोट्स पे वो चेंज होता जाएगा, मतलब किसी भी कैंडिडेट के लिए, कि 2 पार्ट में अपने भी इंजीनियरिंग को रखिए कि एक पार्ट में तो हम अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, एक पार्ट में हम रिवीजन करेंगे, अपने नोट्स रिवाइज करेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन में आप गलती कर रहे हैं बार बार, उसको आप क्या किएगा, अपने नोट्स में डालें, कॉन्सेप्ट बना करके। अगर आप नोट्स भी अच्छे से रिवाइज कर रहे हैं तो अल्टीमेटली आपको चीज रिवाइज हो रहा है, जाहिर सी बात। तो नोट्स तो आपको रिवाइज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो नोट्स को आपको डेली रिवाइज करना है। अब इसका कैसे पैटर्न बनाना है कि मतलब डेली कीजिए। सपोज कि आज हम एनवायरमेंट उठाएं, तो किए, आज नहीं कंप्लीट हुआ, 2 घंटे का टाइम, ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, 2 घंटे का अगर रखे हैं अपना टाइम, या 1 घंटे ही रखें, तो मान लीजिए 1 घंटा दिया अपने नोट्स के लिए, तो आज हम एनवायरमेंट किए, 50% हुआ या 40% हुआ, तो सपोज 2 दिन के बदले में 3 दिन में होगा। 3 दिन में बंद करेंगे एनवायरमेंट को, फिर दूसरा सब्जेक्ट उठाएंगे, फिर तीसरा उठाएंगे,
ऐसे करते करते आपका सब्जेक्ट मेरा कंट्रोल में हाथ में आते जाएगा, फिर जो फिर से वही वाला चीज है कि आप हर चीज के साथ में डेली खेलते रहिए। हाँ बस आपके दिमाग में वो डेली चलता रहेगा। बस। और ऐसा नहीं कि अब फिर बच्चे कंफ्यूज होते हैं बहुत बार, हम लोग भी होते हैं कि ऐसा नोट्स उठा के रिवाइज करें ताकि उसी का क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। हाँ। दोनों में तालमेल नहीं बैठता है, नहीं। वो पॉसिबल नहीं है। और ये अच्छा है कि तालमेल ना बैठे। क्यों? अब आप सुबह में पूरा फॉर्मूला देख लिए, हाँ। सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लिया, अब आप क्वेश्चन लगाने बैठे, आप अपने आप को जज कब करेंगे? फिर थोड़ा सा तो दिमाग पे लोड पड़ेगा, तभी तो एक्चुअल अंदाजा। क्योंकि जिस दिन आप एग्जाम देने जाएंगे, आप सारे टॉपिक को तो रिवाइज करके पहुंच नहीं सकते। बिल्कुल नहीं, किसी भी एग्जाम देने के दिन आपका जो लास्ट टॉपिक जो रिवाइज हुआ होगा, एटलीस्ट वो मिनिमम 7 डेज के बैकअप प्लान पे होगा। आपका मेमोरी कम से कम 7 दिन का होगा। तो क्वेश्चन देखने से माइंड पे इम्पैक्ट आता है ना डायरेक्टली। अच्छा, तो कहीं या तो भूल रहा होगा या तो बन रहा तो होगा। ऐसा नहीं करना है कि हम नोट्स अभी रिवाइज किए, फॉर्मूला सब देख लिया, अब तुरंत क्वेश्चन लगाने बैठ गए, हाँ एक्यूरेसी 95%। वो इफेक्टिव नहीं, वो इफेक्टिव नहीं है। बात तो सही है। अपना रिवीजन आप अपने मोड में चलिए। हाँ, कभी कोई ओवरलैप कर भी गया सब्जेक्ट की, आज ही हम सपोज की बीएमसी रिवाइज किए और आज उसी का मेरा क्वेश्चन का शेड्यूल है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका बार बार आएगा और नेक्स्ट टाइम पे कुछ किसी और सब्जेक्ट के साथ होगा। एक्चुअली न्यू कमर्स के लिए थोड़ा सा ये चीज लगता है कि हाँ ठीक है, जो जैसे रिवीजन कर लिए, सुबह में प्रैक्टिस कर लिए, तो लगता है 98% 99% एक्यूरेसी आ गया। नहीं, वो इफेक्टिव नहीं है ना। वो इफेक्टिव नहीं है, भले आ गया वो इफेक्टिव नहीं है। वो एकदम इफेक्टिव इसका जरूर वो एक बबल टाइप से। हाँ, वो मतलब अभी ठीक है। हाँ, वो बबल, वो कंप्लीटली बबल है। जो कंप्लीटली हाँ, वो कंप्लीटली बबल है। इस चीज को ध्यान रखिए, ये सब पॉइंट है जिसको मतलब आपके प्रिपरेशन में बहुत, क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठेंगे सारे सब्जेक्ट को लोड करके, मेरे ख्याल से 600-700 से ऊपर आईएएस कोड वगैरह सब लेकर के आपके पास में डाटा होता है सिविल इंजीनियरिंग में। सिविल इंजीनियरिंग 700 से 500-600 से ऊपर है डाटा सर, अगर आप आईएएस कोड वगैरह को कंसीडर करते हैं। हाईवे में भी बहुत ज्यादा है आईएएस कोड्स। जब आप इतने सारे चीज को लोड करके जब एग्जाम में परफॉर्म करने बैठते हैं, दिमाग में स्ट्रेसफुल तो फिर आपको अंदाजा लगता है। और अभी आप 1 घंटे पहले सारे चीज को रिवाइज करके क्वेश्चन लगा रहे हैं, तो दोनों में तो डिफरेंस आएगा, जमीन आसमान का डिफरेंस आएगा। जब आप वो चीजों को रिवाइज करते चीजों को, तो आज तो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चीज भी आपको इजी लगेगा, लेकिन जब हर चीज को लोड करके आप बैठते हैं तो फिर सब्जेक्ट मल्टीपल थॉट्स क्यों आते हैं? इसलिए तो आते हैं कि अभी आप रिवाइज किए 5 दिन हो गया, सारा चीज दिमाग में लोड है, इन्वायरमेंट भी है, बीएमसी भी है, सोम भी है, एफएम भी है। अब क्वेश्चन कहीं से कहीं उठ रहा है, कभी बीएमसी से आ रहा है, कभी सोम से आ रहा है, कुछ आ रहा है। अब आपके पास में थॉट्स तो आएंगे, क्योंकि अभी तो तुरंत आप बुक्स पलट के नहीं बंद किए ना। बिल्कुल आनंद जी। अब 2 पार्ट में करना चाहिए, मतलब मेरे हिसाब से ऐसा करना चाहिए। इसे देखिए, एक बेनिफिट क्या है, इसको हम लोग मतलब होलिस्टिक अप्रोच बोलते हैं जनरली, कि आप सारे चीज को एक साथ लेके चल रहे हैं। आपको स्टार्टिंग में लगेगा कि यार मेरा स्पीड ना बहुत स्लो हो गया, मतलब आज हम एक सब्जेक्ट भी नहीं कंप्लीट कर पाए, लगेगा, क्योंकि आपने अपने टाइम को मल्टीपल सेगमेंट में डिवाइड कर दिया। अगर आप नोटिस करे होंगे तो हम आपको क्या बोले, शॉर्ट नोट्स के लिए टाइम निकालिए 1-2 घंटे। शॉर्ट नोट्स के पेपर 3 के लिए निकालने, पेपर 4 के निकालने, पेपर 5 जो आपका पेपर 5-6 के लिए, मतलब पेपर 3 के लिए भी निकाल लिए, पेपर 4 के लिए भी निकाल लिए, 5-6 के लिए तो चल ही रहा है। तो अब आप सोचेंगे कि अब टाइम बचा कहाँ। मान के चलिए 1 घंटे दे दिए नोट्स को, 2 घंटे चला गया आपका पेपर 4 पेपर 6, मतलब पेपर 3 पेपर 4 में, पेपर 4 के लिए ठीक है, 3 घंटे निकल गए, 3 घंटे तो इधर चले गए। फिर आपके क्वेश्चंस भी हैं, 2 घंटे, फिर आपको टेस्ट भी एक देना है, मान के चलिए एग्जाम टाइम पे आकर निकल गए, तो आपका टाइम। लेकिन जब आप 7 दिन 8 दिन 10 दिन जब आप इस तरह से चलते हैं, तो आपका जब सिलेबस कंप्लीट होता है ना, तो हर दिखेगा नहीं, हर एरिया से आपका 1-1 2-2 सब्जेक्ट कंप्लीट होगा। फिर आपको एक पॉइंट हुआ, दिखेगा कि नहीं, हमने हर एरिया को कवर करा और हर एरिया से चीजें कवर हुई। मतलब फिर आपको मजा आएगा। पेपर मजा तब आपको आएगा, आप 1 महीना होलिस्टिक अप्रोच में करेंगे, तब आप, हाँ, फर्स्ट डे सेकंड डे आपको थोड़ा डिप्रेशन होगा कि यार नहीं, मजा नहीं आ रहा, आउटपुट कुछ नहीं मिला। ये एक बहुत बड़ा इशू है, कुछ आउटपुट नहीं मिला, मेरा एक सब्जेक्ट तक कंप्लीट नहीं हुआ, हम लगे रह गए, बेटर एक पहले इसको कंप्लीट करें, तो उस पे नहीं जाना है। जो होलिस्टिक अप्रोच अपनाना है, इससे एक बेनिफिट ये ना, आप अपने ड्यूरेशन को इनहेंस कर सकते हैं। सपोज कि आप एक सब्जेक्ट लेके बैठे सुबह में और रात तक उसी को करते रह गए, रात आते आते आपका एफिशिएंसी पूरा 0 हो जाएगा, क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, बुक खोलने का मन नहीं करेगा, इनफैक्ट आप 6 से 7 घंटे में बोर हो जाएंगे उस चीज को लेकर। और अब आप हर 1 से 2 घंटे में अपने चीज को बदल रहे हैं, माइंड भी चेंज हो रहा है। सुबह उठे,
सपोज कि अपने नोट्स पढ़ लिए या फिर नोट्स पढ़ लिए, नोट्स पढ़ लिए, नोट्स पढ़ लिए, 1-1.5 घंटा 2 घंटा सब्जेक्ट कर लिए, करना है। अब आप क्या किए, सपोज कि नोट्स पढ़ लिए आप बीएमसी का, अब आप क्वेश्चन लगा रहे हैं शॉम का, लगाने बैठे हैं, 3 घंटे लगाए, 3 घंटे लगाए, 100, 150, 200, 300 क्वेश्चन तो लगाएंगे, निकालेंगे आराम से। फिर उसमें से आप एनालाइज किए थोड़ा देर, फिर सेकंड हाफ में बैठे, कोई अदर सब्जेक्ट सिविल इंजीनियरिंग कहीं उठा लिए, बस दैट्स पॉइंट। हाँ, कोई इजी उठा लिए, अगर अभी शॉम उठाए हैं तो उधर से पार्ट पीएम उठा लिए, पार्ट से पीएम उठा लिया, या फिर ऐसा नहीं कि 2 मेजर सब्जेक्ट को नहीं उठाना है, वो आपके लिए एक्टिव हो जाएगा। जो आपको बहुत इजी लगा फिर उठा लिए, उसको उठाए, उससे क्वेश्चंस किए, फिर 2 घंटे किए, फिर छोड़ दिए, फिर 1 घंटे मैकेनिकल ले लिए, फिर 1 घंटे इलेक्ट्रिकल ले लिए, रात होते होते आप जीके पकड़ लिए, जहाँ पे कोई दिमाग नहीं लगाना है, करंट अफेयर्स को याद करना ही नहीं है, बस देखते चलना है, पढ़ते चलना है। तो अब आपका देखिए कि जो चेंज करते चले गए सब्जेक्ट, आप बोर भी नहीं हुए थोड़ा भी, आप हमेशा फ्रेश फील किए, आपका नंबर ऑफ आवर्स बढ़ा, और 10 दिन के अंदर में आप देखेंगे कि आपका हर एरिया से एक पॉइंट जो है कंप्लीट होना चालू हुआ। ये पॉइंट एट द एंड जब आप एग्जाम के करीब पहुंचेंगे, आपका सारा चीज एक साथ रेडी होगा। ये नहीं कि आपका पता चला कि हम ये सब्जेक्ट हो रहा है, ये हो गया, वो रह गया, अब लास्ट में पता चला अरे करते करते तो ये बचा ही रह गया, ये तो छूट ही गया, अब उसको करने के लिए पूरा 8 घंटा लगा रहे हैं, इस चक्कर में जिसपे जो हमने इतने जो सजा कर नोट्स बनाए, टेस्ट दिए, देखिए टेस्ट दे रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन में उलझते हैं, उसको भी तो अलग से देखना तो पड़ेगा ना, बिना देखे आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको रिकॉल नहीं होगा, उसके लिए आपको एग्जाम टाइम पे टाइम निकालना पड़ेगा, आधा घंटा ही सही, आधे घंटे में 2-3 टेस्ट को एनालाइज कर लिए, जो सब क्वेश्चन नया कुछ कॉन्सेप्ट तो हर टेस्ट में दिखता है, कोई भी आदमी अगर क्वेश्चन सेट कर रहा है तो कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट आ रहा है उसमें, सोच करके ही कर रहा है, तो उसको भी तो देखना है। बिल्कुल। तो आपका कुछ भी छूटेगा नहीं, हर चीज होलिस्टिकली आपका धीरे धीरे ही सही, लेकिन एग्जामिनेशन तक आप पूरे प्रिपेयर्ड हो जाएंगे और मजा आएगा आपको, बिलीव मानिए। मतलब अंडरस्टूड है कि आप 1 महीने इस चीज को फॉलो कीजिए, आपको मतलब नहीं कहते एडिक्शन सा, मतलब फील होगा जब सब्जेक्ट आप चेंज कर रहे हैं तो माइंड भी रिफ्रेश होते जा रहा है, तो ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। और वो आपका वो सब्जेक्ट है जिसमें आपका स्कोरिंग पेपर होने जा रहा है, आपका 400 का 4 मार्क्स, जैसे 4 जिस तरह से आपका सिविल इंजीनियरिंग इंपॉर्टेंट है, उस तरह से पेपर 4 भी इंपॉर्टेंट है, पेपर 3 भी इंपॉर्टेंट है, तो हर पेपर को थोड़ा सा ध्यान देते हुए चलना, बताना चाह रहे हैं। ओके ठीक है, ये नोट्स के बारे में क्या होगा कि वीडियो लेंथ आई थिंक बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए इसको हम लोग यहाँ पे रुकते हैं। और बाकी आप लोग का कोई भी कंफ्यूजन होता है, किसी भी तरह का कोई डाउट होता है, बिल्कुल बेझिझक आप कमेंट करें। और आनंद जी, आपका पोस्टिंग शायद पटना ही मिला है? मेरा पोस्टिंग पटना में ही है। अच्छा कि एक थोड़ा सा बस बता दीजिए बच्चों लोग को कि मतलब ज्वाइनिंग किया तो कैसा फील हुआ, मतलब लाइक ऑब्वियस बहुत अच्छा लगता है, इसके लिए इतना दिन से मेहनत करते हैं। लेवल 9 है ना? लेवल 9 है, आप स्टेट ऑफिसर के पोस्ट होता है। ओके, और सैलरी भी काफी अच्छी है आपकी। इंजीनियरिंग में लोगों का सपना होता है इंजीनियरिंग सर्विस, और स्टेट में आपका ये सबसे अपर, मतलब आप बोल अपने स्टेट का सबसे अच्छा जॉब इंजीनियरिंग के लिए सबसे अच्छा जॉब आप बोल कंसीडर कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी ब्रांच से रिलेटेड हो। अब अदरवाइज वो कि मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में सीट कम आती है, लेकिन मैकेनिकल में थोड़ा बहुत ठीक ठाक आती भी है, इलेक्ट्रिकल में थोड़ा कम है, लेकिन ये सबसे बेस्ट जॉब है अपने स्टेट में, अपने रहते हुए, आप इंजीनियरिंग होते हुए एक गवर्नमेंट जॉब में सेटल है, ये सबसे बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं, कुछ कंफ्यूजन हुआ तो फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जरूर मिलेंगे, और बाकी कोई कंफ्यूजन हो तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू आनंद जी आपका समय देने के लिए।